हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोल रहे थे कि मैम आपका नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। देखिए बेटा, अब तक हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, हमने पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, दैट वाज वेरी इजी। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज इट वॉज अ लेंदी चैप्टर, बट अभी घबराने की कोई बात नहीं है। आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उसका लेक्चर नंबर अपन मिनिमाइज कर देंगे और बेटा लेक्चर का जो ड्यूरेशन है उसको भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो भी चैप्टर्स आएंगे टेंशन लेने की बात नहीं है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो जो चैप्टर्स आएंगे उसके अलावा तुमको कुछ नहीं पढ़ना, मतलब जो मैं क्लास में कराऊंगी पेपर वहीं से आएगा और आपको वैसे ही पढ़ना है। बस अपने आप खुद से एक बार एनसीईआरटी को रीड जरूर करें ना। लास्ट क्लासेस में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म किया था। अभी आज क्या करना है बच्चे, आज की क्लास में वैसे तो प्लांट किंगडम, लेकिन क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चों को माइटोसिस मियोसिस में दिक्कत आती है और सेल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में दिक्कत आती है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे सेल चैप्टर। वी विल डिस्कस सेल चैप्टर द यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम 2 से 3 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसे हम 2 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। उसके बाद बेटा हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं शिवांगी शर्मा, आपकी बायोलॉजी टीचर, एंड नाउ मेरे साथ जुड़ जाइए आप इस नए चैप्टर में। देखिए भाई, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, सेल के बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं कि शुरुआत में सेल आया कहां से। देखिए, हम सभी को कुछ चीजें पहले से ही पता है, हम लोगों ने ये चीजें क्लास 9th में पढ़ी है। उसी क्लास 9th के कुछ पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हम सभी जानते हैं रॉबर्ट हुक ने की थी, बट देयर वाज अनदर पर्सन जिन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, बट क्योंकि लिखा पढ़ी नहीं करी, डिस्कवरी उनके नाम पे नहीं गई, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई, तो बेटा उनके नाम पे ये चीज नहीं गई। बट दैट पर्सन वाज मार्सेलो माल्फिगी। इन्होंने प्लांट में देखा कि भाई इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है और इन्होंने उसको बोला यूट्रिकल्स। तो सबसे पहले ऑब्जर्व इन्होंने ही किया था। बट जब मैं यहाँ पे डिस्कवरी की बात करती हूँ तो सेल बेटा सबसे पहले डिस्कवर किया गया बाय रॉबर्ट हुक। थोड़ी बहुत चीजें आप क्लास 9th में भी जानते हो, तो आपको कुछ चीजें पहले से भी पता है। किसी भी सेल को मैं लिविंग या डेड कैसे कहती हूँ, जब उसके अंदर साइटोप्लाज्म ना हो। हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। अगर कोई केमिकल मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, दैट मीन्स दैट सेल इज नॉट लिविंग। तो साइटोप्लाज्म का होना बहुत जरूरी है। साइटोप्लाज्म के साथ साथ फ्री में आते हैं उसके ऑर्गेनेलीज, उसका न्यूक्लियस। सो ये सब चीजें जब होती है तो वो बेटा यहाँ पे सेल लिविंग कहलाता है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कुछ ऐसा नहीं देखा था, उन्होंने एक डेड सेल को देखा था। उन्होंने बेटा क्या किया, ये किंग चार्ल्स के जमाने की बात है। उस टाइम पे किंग्स को इंप्रेस करने के लिए लोग पेंटिंग्स बनाते, उनको दिखाते। सो यहाँ पे उस टाइम पे माइक्रोस्कोप भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, तो एक ट्रेंड सा बन गया था कि माइक्रोस्कोप के अंदर चीजें कैसी लगती है, उसको पेंट करेंगे वगैरह वगैरह। सो उन्होंने रैंडमली ऐसा बैठे बैठे मस्त उनकी टेबल के बाहर, टेबल के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। अब ये लकड़ी का टुकड़ा कोई जिंदा पेड़ नहीं है, ये उसका टुकड़ा निकाला गया है। हम आगे एनाटॉमी में पढ़ेंगे कॉर्क। कॉर्क बेटा लकड़ी के सबसे बाहर का टिश्यू, बाहर के उसको बेटा एक हम डेड पार्ट बोलते हैं। बिल्कुल, कॉर्क क्या होता है, जैसे कोई पेड़ है तो उसके बिल्कुल बाहर वाला पार्ट डेड होता है। इम्परवियस टू गैस, इम्परवियस टू लिक्विड, मतलब पानी अंदर बाहर नहीं जाता, गैसेस अंदर बाहर नहीं जाती, क्योंकि उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उसको पानी गैसेस से बचाता है। अब आप ये मत बोलिएगा मैम हवा कैसे जाती है, तो यही तो पढ़ना है आगे चैप्टर्स में, लेंटिसेल्स होते हैं वगैरह वगैरह। बट कॉर्क का जो पार्ट है दैट इज अ डेड टिश्यू। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए, उन्होंने बच्चे सबसे पहले इसको कॉर्क में देखा था। एंड क्योंकि कॉर्क एक डेड टिश्यू होता है, इट इज डेड, तो ये सेल कैसा दिखना चाहिए,
ऑब्वियसली इस सेल के अंदर कुछ नहीं दिखेगा। अब ऑब्वियसली वैसे भी नहीं दिखना था क्योंकि इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था, लेकिन खाली ही दिखा, बिल्कुल खाली डब्बे जैसा। उनके टाइम पे मोनेस्ट्रीज होती थी, तो मोनेस्ट्रीज के जैसे खाली कमरे होते हैं, 4 दीवारें, बीच में खाली, कुछ ऐसा सा ही वो सेल लग रहा था, समथिंग लाइक दिस। ऐसे खाली डब्बे दिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसको बोला सेलास। ये बेटा यहाँ पे रॉबर्ट हुक की बात हुई। दिस वॉज इन 1665। नाउ अब उसके बाद आए और साइंटिस्ट, उन्होंने और चीजों को देखा। तो उसके बाद आई एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने एक लिविंग सेल देखा। तो मान लो एक पॉन्ड का पानी उसमें सैंपल कुछ चल रहा है, सिंगल सा सेल, तो ये तो भाई मूव कर रहा है, इट इज समथिंग लिविंग। तो यहाँ पे इनके नाम पे सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी आती है। फर्स्ट लिविंग सेल प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता था, और वो बेटा इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने 1674 में देखा। अब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स में भी बेहतरीन होते जा रहे थे, अनदर साइंटिस्ट केम जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा देखा कि सेल तो है, बट उसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर और है जो कि अच्छे से दिख रहा है। वो रॉबर्ट हुक को क्यों नहीं दिखा? बिकॉज दैट सेल वॉज अ डेड सेल। डेड सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा, डेड सेल में साइटोप्लाज्म नहीं होगा। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, जरूरी नहीं है सभी सेल्स जो लिविंग हो उसमें न्यूक्लियस हो। जैसे एक आरबीसी, जैसे कि सीव ट्यूब्स, वो लिविंग होते हैं बच्चों, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन रॉबर्ट हुक का तो वैसे सेल डेड ही था। यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि वो जो एक बाउंड्री है, एक खाली जगह, और उसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर, तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन 1831। एंड देन थिंग्स कम बहुत सारी चीजें आई और बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक टर्म पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेटा क्या होता है? हम सभी सेल के बारे में जानते हैं, इस चैप्टर में हम बेसिक से पढ़ेंगे, बट बहुत कुछ आप बहुत पहले से ही जानते हो। बच्चे एक सेल कैसा होता है? उसमें एक बाउंड्री होगी, सेल मेम्ब्रेन। अगर ये एनिमल सेल नहीं है तो इसमें सेल वॉल भी होगा। इफ नॉट एनिमल सेल, भाई अगर ये एनिमल का सेल नहीं है तो डेफिनेटली इसमें सेल वॉल भी होगा और अंदर का सामान भी होगा। अब मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज है, और ये मेरा जो फ्लूइड है जिसके अंदर ये ऑर्गेनेलीज पड़े हैं, ये बिल्कुल पानी जैसा नहीं होता, ये जेल लाइक होता है, जेलेटिनस होता है। ठीक है, सो ये मेरा हो गया साइटोप्लाज्म। नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म। सो देखिए बच्चे, प्रोटोप्लाज्म इज एक्चुअली द लिविंग पार्ट, इट इज द लिविंग पार्ट। अब इसमें क्या क्या आता है? लेकिन प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग पार्ट होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं आता। प्रोटोप्लाज्म के अंदर बच्चे साइटोप्लाज्म आता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर है न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज। तो ये वाला पार्ट आपका प्रोटोप्लाज्म में आता है। अब ये चीज सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? इसको बताया गया था सबसे पहले बाय डुजार्डिन। तो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन, लेकिन बेटा इन्होंने इसको नाम दिया था सार्कोड। इन्होंने इसको सार्कोड कहा था। अब फिर ये नाम प्रोटोप्लाज्म किसने दिया? फिरकिंजी। सो ये जो नाम है प्रोटोप्लाज्म, ये बेटा नाम दिया था पुरकिंजी ने। चलिए ना, दूसरी कंफ्यूजन जो मैं यहाँ पे आपकी दूर करूंगी, देखिए कभी कभी कहीं कहीं पे आप एक वर्ड देखेंगे प्रोटोप्लास्ट, और आपके दिमाग की बत्ती ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगी कि प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल डिफरेंस है। देखिए बेटा, प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है, स्पेलिंग तो भाई ठीक लिख ले शिवांगी, प्रोटोप्लास्ट।
protoplast. This protoplast is the cell membrane. It is the cytoplasm plus the nucleus. मतलब इसके अंदर साथ में सेल मेम्ब्रेन भी आता है, तब इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, यानी इट इज द कंप्लीट लिविंग प्लांट। ये पूरा का पूरा लिविंग पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन भी आ गया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटोप्लाज्म एंड अ प्रोटोप्लास्ट। नाउ अब यहाँ पे बात करेंगे माइक्रोस्कोप की। सो समय रहते रहते बहुत सारी इन्वेंशंस और आई, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी इन्वेंशन साथ साथ चल रही थी। एंड देन बेटा देयर केम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम आती है, जाती है, जो भी हमारा स्पेसिमेन है वहां से टकराएगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी और उस हिसाब से यहाँ पे एक इमेज बनती है। एंड उस इमेज में बेटा हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो किसी भी स्पेसिमेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवर होने के बाद सेल मेम्ब्रेन को देखा गया, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज को देखा गया और धीरे धीरे करके सबके स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कवर हुए। सो नाउ अब यहाँ पे इसको आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डिस्कवर हुए और उसके डिटेल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसको पढ़ने से पहले एक चीज हम नहीं भूल सकते, दैट इज सेल थ्योरी। तो जब ये सारी कहानी चल रही थी कि एक एक करके सेल आ रहा था, सेल आ रहा था, किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने देखा, लिविंग सेल किसने देखा। नाउ देयर वर टू मोर साइंटिस्ट, श्लिडन एंड श्वान। श्लिडन बेटा मैथियस श्लिडन जो कि एक बोटैनिस्ट थे, जो कि प्लांट्स को स्टडी करते हैं, बोटैनिस्ट, बॉटनी। और थियोडोर श्वान जो कि बच्चे एक जूलॉजिस्ट थे, जो कि एनिमल्स को स्टडी करते हैं। श्लिडन ने देखा बहुत सारे प्लांट्स में, सभी के प्लांट्स को सेक्शन लिया, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स का सेक्शन लिया और उन्होंने नोटिस किया कि भाई सब में ही सेल्स मिलते हैं। सो ऑल लिविंग प्लांट्स हैव सेल्स, जो भी डेड प्लांट्स है ऑल्सो। सो इन्होंने बेटा क्या कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। थियोडोर श्वान ने क्या कहा, वो जूलॉजिस्ट थे भाई, उन्होंने एनिमल के स्पेसिमेंस में देखा और इन्होंने ये भी देखा कि भाई सब के सब एनिमल्स भी सेल से बने हैं। ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। भाई यहाँ पे अब क्या किया जाए चाहिए भाई, तो ये सिंपल सी बात हो गई कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सो यहाँ पे इन दोनों ने अपनी थ्योरी को कंबाइन किया और बेटा सेल थ्योरी की यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ये सेल्स से बनी होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, हमारी बॉडी का फंक्शनल पार्ट है। अब चाहे आप इसको देखें, अगर मैं एक पैरामीशियम की बात करूं या अमीबा की बात करूं, वो एक ही सेल से बना होता है। बैक्टीरिया की बात करूं, एक ही सेल से बना होता है। दैट कंप्लीट वन सेल डज द ऑल फंक्शन। सभी सेल को परफॉर्म, सभी के सभी फंक्शन को परफॉर्म करना है। रिप्रोडक्शन भी एक सेल से दो सेल हो जाते हैं। सो यहाँ पे बेटा क्या होता है, एक सेल के अंदर वो भरपूर चीजें हैं कि वो पूरा फंक्शन परफॉर्म करें। चलिए अब अगर मैं बात करती हूँ ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट जिसमें टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, तो सेल ने ही बेटा ये सारी चीजें मिलकर के बनाई है। सेल मिलकर के टिश्यूज बनाता है, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलकर के पूरा सिस्टम बनाता है और ऐसे ही पूरा इंडिविजुअल बनता है। सो यहाँ पे सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहां पे तीसरी चीज ये समस्या थी कि ये सेल आए कहां से। अब यह श्लिडन ने कह दिया यह सेल कहीं से भी आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता बच्चों, सेल ऐसे कहीं से भी नहीं आ जाते, ये हमने नहीं, ये श्वान ने कहा। तो उसके बाद बात हुई कि आए कहां से। सो देन केम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम है रुडोल्फ वर्ट्शॉव। इन्होंने बच्चे क्या लाइन बोली, इन्होंने बोला
omnicellular, acellular. इन्होंने क्या बोला? omnicellular, acellular. कहने का मतलब है सभी सेल बेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है. ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ऐसा नहीं होता अचानक से कभी कुछ आ गया टपक जाते हैं. हमारी बॉडी बेटा कैसे बनी है? जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करता है तब जाइगोट बनता है. वो जाइगोट आपका एक सेल होता है. वही एक सेल सो मेनी टाइम्स डिवाइड करता है और उसके बाद आज हम बने हैं. सो एक सेल से ही हजारों सेल्स आते हैं. कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का बना होता है वो उस सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन कर देता है, दो नए इंडिविजुअल को लेकर के आता है. सो रुडोल्फ वर्चो ने ये चीज कही कि सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, और इन्होंने ही यहाँ पे इस सेल थ्योरी को एक तरीके से बेहतर बनाया या मॉडिफाई किया. सो इनके नाम पे क्या लाइन लिखी जाती है कि ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी. और कैसे मॉडिफाई किया? तीसरी स्टेटमेंट देख करके कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस. ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ छुपी छुपी इंफॉर्मेशन है. पहली इंफॉर्मेशन, व्हाट अबाउट दी वायरसेस. ये वायरसेस कहाँ से आते हैं? वायरस अगर एक कोई बाहर पड़ा हो वो तो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता. हाँ, लेकिन वायरस अगर किसी प्लांट ह्यूमन की बॉडी के अंदर चले जाए तब वो धड़क्के से मल्टीप्लाई करता है. कुछ स्लो ग्रोइंग वायरस होते हैं, कुछ फास्ट रिप्रोड्यूसिंग वायरस होते हैं, लेकिन वो तभी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं जब वो किसी की बॉडी के अंदर हो, वो तभी मल्टीप्लाई करते हैं. वायरस बेटा इनमें बिल्कुल मैच नहीं करता. ऐसा कोई भी सेल थ्योरी नहीं है जो वायरस को बता सकता है. सो वायरस इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी. क्या बच्चे? वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी. अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम ये भी इन्होंने बताया था. नहीं, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कौन कौन से साइंटिस्ट आए, वायरस के बारे में क्या क्या कहा. सो ज्यादा हमको यहाँ पे डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. वी शुड नो कि वायरस जो है वो सेल थ्योरी को जस्टिफाई नहीं करता है, एक्सेप्शन है. नाउ दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, जब बेटा यहाँ पे प्लांट सेल की बात हुई, देन थियोडोर श्वान द्वारा एनिमल सेल की बात हुई, तो इन्होंने बेटा क्या बोला कि ये सभी जो सेल्स हैं उनके पास एक बाउंड्री होती है, एक कवरिंग होती है, और उस बाउंड्री को हम कह देते हैं दी सेल मेम्ब्रेन. बेटा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ऑल आर सेम थिंग्स. इन्होंने एक तो ये चीज बोली कि देयर इज अ बाउंड्री जो सेल की मेम्ब्रेन है. दूसरी चीज बच्चे क्या थी कि प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, दैट इज द सेल वॉल. कि प्लांट के पास एक्स्ट्रा कवर होती है, दैट इज द सेल वॉल. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. अब यहाँ पे दीज आर दी कंप्लीट साइंटिस्ट ईयर, और उन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को हम पढ़ चुके हैं. अब आगे देखेंगे बेटा. नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे चीज समझनी है कि चलिए मैंने सेल की तो बात कर दी ना, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब देखिए भाई, ऐसा ऑर्गेनिज्म भी होता है जो एक सेल से बना होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अनगिनत सेल से बने होते हैं. किसी किसी में सेल ने मिलकर के टिश्यू बना लिया, किसी किसी में टिश्यू और आगे लेवल तक पहुंच गया. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी बॉडी में कितने सेल्स हैं. तो अगर उनकी बॉडी में एक सेल है तो उनको यूनिसेलर कहते हैं. यहाँ पे बेटा एक चीज आपको समझनी है कि सभी की सभी एक्टिविटीज एक ही सेल परफॉर्म करता है. अब ये कुछ एक ऐसी बात हुई कि मैंने मेरे बर्थडे की पार्टी रखी और मैं आप सभी को बुला रही हूँ कि शाम को 9 बजे आ जाना, मेरा बर्थडे है, सब में मिलकर के सेलिब्रेट करेंगे. लेकिन अगर मैं ज्यादा स्टाइल मार रही हूँ, या मैं बहुत ही बिजी हूँ, या मेरे पास बहुत सारे काम है, या मेरे पास कुछ ज्यादा ही दोस्त हैं, तो मैंने सब में काम बांट दिया कि यार तुम जाकर के ना डेकोरेशन देख लेना, तुम जाकर के केटरिंग को ऑर्डर दे देना, तुम जाकर के इन्विटेशन दे देना,
मैं जाकर के कुछ और चीजें करता हूँ, रिटर्न गिफ्ट देखती हूँ। सो ये सारे मैंने काम को बांट दिया। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चे जो काम होता है वो बट जाता है और इस चीज को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर बोले तो काम, एक काम को 5 लोग जल्दी कर सकते हैं अगर उन्होंने उस चीज को बांट लिया। अगर एक ही बंदा सारे करेंगे तो वो धीरे होगा। सो डिवीजन ऑफ लेबर बेटा केवल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, लेकिन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि एक ही सेल को सारे काम परफॉर्म करने होते हैं, सो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जब डिवाइड करते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, उनके पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं सोमैटिक सेल्स जो कि माइटोसिस करते हैं और कुछ जर्म सेल्स जो कि मियोसिस करते हैं। कमिंग चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। ऐसे सेल्स जो गेमीट बनाते हैं उन्हें जर्म सेल्स कहते हैं और अगर वो डिप्लॉयड है तो वो मियोसिस करेंगे। कुछ कुछ चीजें बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। और जो सेल्स नॉर्मल डिवाइड करेंगे वो माइटोसिस करेंगे। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में कोई मियोसिस का खेल ज्यादातर नहीं होता है। अब इनके लाइफ स्पैन थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें एग्जाम्पल अमीबा, डायटम, बैक्टीरिया, और इनका लाइफ स्पैन उनसे जनरली बड़ा होता है। चलिए अब यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ और चीजें दी है। बेटा देखिए, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी को रीड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किस सेल का साइज क्या होता है वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें वो सब आपको एनसीईआरटी से रीड करनी है। ऑर्गेनेलीज भी बहुत सारा लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का विड्थ ऐसा है, लेंथ इतना है, तो ये सारी चीजें आप अपनी एनसीईआरटी में ही मार्क करेंगे। 11th के बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीजें बेटा हमारे यूज में नहीं होती। ठीक है, चलिए। नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स, दे कैन बी डिफरेंट सेल्स डिपेंडिंग अपॉन उसको फंक्शन क्या परफॉर्म करना है। अगर मैं एक रेड ब्लड सेल्स की बात करती हूँ तो वो राउंड होते हैं, बाय कंकेव होते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं एक व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करती हूँ तो वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अमीबॉइड शेप के भी हो सकते हैं। एक कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, हम टिश्यूज में भी पढ़ेंगे, जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू तो वो लंबे लंबे सेल से बनता है। सेल का काम क्या होता है उसके हिसाब से उसका फंक्शन होता है, उसी के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर भी होता है। अगर मैं न्यूरॉन को देखती हूँ, इट इज अ नर्व सेल, इसका काम होता है इम्पल्सेस जनरेट करना, तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अगर मैं एक ट्रैकीड की बात करूं तो ये जाइलम का एक पार्ट है, इसका सेल डिफरेंट होता है। मीजोफिल सेल जो कि लीफ के अंदर का पैरेंकाइमा सेल होता है, इसमें खूब सारा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या उनका फंक्शन है, उसी पे डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें परफॉर्म करता है। ना कुछ चीज में अगर आपको बताऊं बेटा, ह्यूमन का जो आरबीसी होता है दैट इज इन्यूक्लिएटेड। मतलब इनके पास बेटा न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर मैं व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करूं, इनके पास डेफिनेटली न्यूक्लियस होगा। तो मान लो किसी का खून पड़ा हुआ है, आरबीसीज अगर उसमें डैमेज है, नहीं मिल रहे, खराब हो गए, तो आप उससे डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। या अगर मैं बोलूं कि ब्लड सैंपल पड़ा है और उसमें डब्ल्यूबीसीज तुमको नहीं मिले, तुम उसमें से किसी का डीएनए टेस्ट आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आरबीसीज जो मैक्सिमम प्रेजेंट होंगे, उन आरबीसीज के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मैं ट्रैकीड की बात करूं बच्चे, ट्रैकीड आपके जाइलम का पार्ट होता है, जाइलम टिश्यू का पार्ट होता है, एंड इट इज अ डेड टिश्यू। ठीक है, जब मैं कहती हूं ये डेड क्यों है, तो डेड का मतलब है ना ही इसमें साइटोप्लाज्म है और ना ही बेटा इसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है ना, जब मैं एक फ्लोएम के सेल की बात करती हूं दैट इज अ सीव ट्यूब, सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी बच्चे ये सेल लिविंग है क्योंकि साइटोप्लाज्म तो है। सेम गोज फॉर आरबीसीज, इसमें न्यूक्लियस नहीं है पर ये लिविंग तो है। नाउ अनदर पार्ट जो अब इस चैप्टर का आता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर सेल कैसा प्रेजेंट है। अब दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। डिपेंडिंग अपॉन उनके अंदर क्या प्रोकैरियोटिक सेल है या उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है। नाम का मतलब समझिए बेटा, यूकैरियोन, कैरियन का मतलब होता है
न्यूक्लियस, और यू का मतलब होता है ट्रू। तो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है, ऐसा सेल यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल होता है। जब मैं कहती हूं ट्रू न्यूक्लियस, तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस हो, जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर हो। मतलब डीएनए बेटा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर है जो मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन अगर मैं कहती हूं प्रोकैरियोट, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब एक प्रिमिटिव आपका न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिव को मैं न्यूक्लियस नहीं कह सकती क्योंकि वो पुराना है, तो उसमें ये सारी चीजें नहीं होती। ये बेटा न्यूक्लियोइड होते हैं। सो दोज ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट, जिसमें आपने अच्छे से बैक्टीरिया पढ़ा था। इनके अंदर बेटा न्यूक्लियोइड होता है, ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एक्चुअली न्यूक्लियोइड क्या है? जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा है और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि जो सोल मेंबर होता है दैट इज अ बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा था, इसके अंदर आते हैं। वी स्टडीड अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। देन हमने पढ़े थे एक्टिनोमाइसिटीज, यहां पे इसका डायग्राम नहीं है बट मैं लिख रही हूं। ये सारे बेटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ, ये सभी मोनेरा किंगडम में आते हैं और इसका मतलब है कि ये प्रोकैरियोटिक है, दैट मीन्स इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। भले ही साइनोबैक्टीरिया आपका एल्गी कहा जाता है, एल्गी तो यूकैरियोट्स होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसलिए एल्गी है। इनकी बॉडी प्रॉपर डिफाइंड नहीं होते इसलिए एल्गी है। लेकिन इनके अंदर क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये बेटा साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है और हम इसको किंगडम मोनेरा में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर्किबैक्टीरिया को भी इसी के अंदर पढ़ा जाता है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अब आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे डिटेल में प्रोकैरियोटिक का बारे में दे रखा है। पूरा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स हमने पढ़ी थी, 2 तरीके की होती है, स्मूथ होती है या रफ हो सकती है, जिसको कैप्सूल कहते हैं। हमने पढ़ा था इनके पास पिलाई होता है, सेक्सपाइलस होता है, फिम्ब्रिए होता है, फ्लैजिला होता है, ये सारी चीजें होती है। इनके पास न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम जो कि पॉलीराइबोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट है। किसी किसी के पास मीजोसोम्स होंगे, क्रोमैटोफोर्स होंगे, इंक्लूजन बॉडीज होंगी। ये सभी चीजें हमने प्रोकैरियोटिक सेल को किंगडम मोनेरा में पढ़ा। तो अगर आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, सो मैं कहीं यहाँ पे एक लिंक लगा दूंगी जहां पे आप कंप्लीट स्ट्रक्चर डिटेल में उस स्ट्रक्चर के सभी पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक एडजस्ट कर दूंगी और आप उसमें जाकर के पूरे प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़िए। इसी चैप्टर के अंदर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव भी है, वो भी हमने उसी वाले टॉपिक में कवर किया है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट अगेन। प्लीज बच्चे आप जाकर के वो वाला लेक्चर जरूर देखें ना, क्योंकि यहाँ पे हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करने वाले हैं और एक वर्ड यहाँ पे बहुत इस्तेमाल होता है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को आपको समझना है। बच्चे देखिए, यहाँ पे हमने इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ा था। इंक्लूजन बॉडी कैसे होते हैं? ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड। लेकिन मैं इसको मेम्ब्रेन बाउंड क्यों नहीं कहती? प्रोकैरियोट के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। ये ऐसे इसके अंदर सामान बड़ा पड़ा है, गैस वैक्यूल्स हैं, या मान लो इसके अंदर कोई लिक्विड है, कोई फॉस्फेट है, कोई स्टार्च है, तो कोई स्ट्रक्चर तो होगा जिसके आसपास कवर होगा। ये बेटा नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन जैसा नहीं होता, ठीक है? ये मेम्ब्रेन तो है, लेकिन हम बोलते हैं दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज
क्योंकि जो यूकैरियोट के अंदर प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन होता है, जो प्रोकैरियोट के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, उस तरीके का मेम्ब्रेन इसमें नहीं है। ध्यान रखिए बेटा, यूकैरियोटिक में एक चीज होती है, यूकैरियोटिक के अंदर देयर इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं बच्चे। और जब मैं कह रही हूं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, तो इसका मतलब है जैसा सेल मेम्ब्रेन होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट में हो, प्लांट्स में हो, एनिमल में हो, किसी में भी हो, फंजाई में हो, उसी तरीके का। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का क्या मतलब है? सेल मेम्ब्रेन लाइक मेम्ब्रेन। ठीक है, आप थोड़ा बहुत जानते भी हो, मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर बोले तो लिपिड की 2 लेयर, इस तरीके की। प्रोकैरियोट्स में वैसी मेम्ब्रेन नहीं होती, हालांकि प्रोकैरियोट्स के पास सेल मेम्ब्रेन तो होती है। सेल मेम्ब्रेन सभी के पास होती है, ठीक है, और एक जैसी होती है, एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया। वी हैव स्टडीड दैट। चलिए, अब बेटा यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब तुम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस लिख करके आ सकते हो। सो ये एक तरीके से तुम्हारा होमवर्क है, उस लेक्चर को देखिए। और नाउ यू नीड टू नो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज का डिफरेंट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स में डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा सेल वॉल, न्यूक्लियस आपका एब्सेंट है, इंस्टेड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है और उस क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, सो दे हैव नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इसीलिए हम इसको प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। यहाँ पे मल्टीपल होते हैं राइबोसोम्स, 70s, वहां पे 80s, छोटी सी 9th क्लास की बातें हैं। न्यूक्लियोलस, वहां पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं, बट आपने देखा था बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया के अंदर हमने देखा था कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये सब पढ़ा था। यहाँ पे मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा। देन प्रोकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे मल्टीसेलर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, यहाँ पे बेटा प्रेजेंट होते हैं। देन दी एग्जांपल्स। एंड नाउ अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं दी राइबोसोम्स। ठीक है, चलिए। नाउ बच्चे, राइबोसोम को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट होते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने प्रोकैरियोटिक को अच्छे से पढ़ रखा है, उसी में हमने थोड़ा बहुत राइबोसोम भी पढ़ा था। सो अभी मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक राइबोसोम अभी, उसको हम जब यूकैरियोटिक स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। सो एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बेटा 70s का होता है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है मैम ये 70s क्या है? देखिए बेटा, S इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। And it is the Swedberg's unit. देखिए, स्वेडबर्ग्स यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है? जैसे मान लो तुम एक पानी लो, उसमें मिट्टी विट्टी डाल दो और उसके बाद ऐसे मिक्स करोगे, तो आपको पता है जो ज्यादा हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे, उसके ऊपर थोड़े ऊपर और सस्पेंडेड रहेंगे बहुत लाइट पार्टिकल्स। उसी बेसिस पे कि क्या डेंसिटी है, क्या मास है, क्या वॉल्यूम है, उस पर डिपेंड करता है इसकी S वैल्यू। राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक का होता है वो 70s राइबोसोम्स के होते हैं बच्चे। और ये 70s राइबोसोम 2 तरीके से बटे हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है विच इज 50s और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है विच इज 30s। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये राइबोसोम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े होते हैं। दे आर अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन and these are present as polyribosome. Now, what is a polyribosome?
अगेन ये चीजें पढ़ी हैं, बट ये चीज मैं आपको दोबारा बता देती हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर अपने पेरेंट्स का डीएनए है, हमारी कुछ चीजें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, लेकिन ये सारी चीजें, जो भी मेरा स्किन का कलर है, जो भी मेरे बाल जैसे हैं, जैसे भी मेरी हाइट है, जो भी अपनी बॉडी में बन रहे हैं हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए। ऑल द इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन द डीएनए। ये डीएनए की ही सारी इंफॉर्मेशन कॉपी होती है आरएनए में, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं। आप इस चीज को पढ़ेंगे जब आप आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको भी बताऊंगी, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर सेल लेवल पे चीजों को एक्सप्लेन करें, समझें, अंडरस्टैंड करें, उसको रिलेट करें। जब तक नहीं करोगे चीजों को रटते चले जाओगे। तो लेट्स सपोज मेरी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, मेरी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, FSH LH हार्मोन बन रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ह्यूमन सेल के डीएनए में प्रेजेंट होती है। याद करिए बेटा, डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन आरएनए में कन्वर्ट होती है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड है, और आरएनए बेटा अलग अलग तरीके के होते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं मैसेंजर आरएनए। क्यों आखिर मैसेंजर आरएनए? देखिए, डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल स्ट्रैंड में कॉपी होती है, जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। सो एक तरीके से ये मैसेज लेकर के जाता है। ऑल इंफॉर्मेशन आर कैरिड हियर नाउ। ये सारी इंफॉर्मेशन से बनते हैं प्रोटीन्स। अब देखिए, ये कुछ ऐसे है, डीएनए के किसी क्रोमोसोम में लिखा होगा भाई बॉडी में इंसुलिन बनाना है, तो वो डीएनए की इंफॉर्मेशन, उस जीन की इंफॉर्मेशन कॉपी होती है आपके एमआरएनए में, और उससे राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाया जाता है। सो ये प्रोटीन बेटा कैसे बनता है? तो मान लीजिए ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम इसको ऐसे रीड करता है और यहाँ से इसके प्रोटीन्स बनाते हैं। सो यही होता है पॉलीराइबोसोम। जब आपके एक एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम्स लगे होते हैं, उसको हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। सो यहाँ पे राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स बच्चे कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? इनसाइड न्यूक्लियोलस। अच्छा, ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये पढ़ेंगे कहां पे, जब हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे ना। राइबोसोम्स के जो दोनों यूनिट होते हैं कैसे जुड़े होते हैं? तो मैग्नीशियम आयंस ये मदद करता है ज्वाइन करने में लार्ज एंड स्मॉल यूनिट को। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक और चीज, आरएनए बेटा तीन तरीके के, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, धीरे धीरे जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आता रहेगा। तीसरा आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। सो ये जो आप देख रहे हैं 5S आरएनए, 23S आरएनए, 16S आरएनए, ये बेटा आपके होते हैं राइबोसोमल आरएनए which is rRNA। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीजें बनती हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होता है, डीएनए के पास भी इन सब की इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म में ही होती है। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है, जब बेटा मैंने आपसे क्या बोला, इस एमआरएनए को ये प्रोटीन ये राइबोसोम रीड करता है, ये एमआरएनए है, दीज आर दी राइबोसोम, ये बेटा इसको रीड करेगा और ऐसे ये प्रोटीन बन करके निकलती है। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? तुमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि प्रोटीन्स बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बनती है। सो ये प्रोटीन्स बेटा जब बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है, तो इन अमीनो एसिड को कोई जोड़ता होगा, इनमें एक बॉन्ड जुड़ता होगा, तब यहाँ पे प्रोटीन बनता होगा। सो दैट राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे बेटा कुछ आपके एक एंजाइम की तरह ये काम करता है और उन पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में मदद करता है। इट एक्ट एज अ एंजाइम, हेल्प इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसे बच्चे? ऐसे कि अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं,
और बहुत सारे अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। इसीलिए राइबोसोम को राइबोजाइम भी कहा जाता है। इसीलिए राइबोसोम को राइबोजाइम भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब यहां पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे होती है इनके पास, दैट इज इंक्लूजन बॉडीज। अभी प्रोकैरियोटिक ही चल रहा है। इंक्लूजन बॉडीज मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, बट बहुत जरूरी है एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना। तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी। एनसीईआरटी में देखिए बेटा क्या लिखा है, दीज इंक्लूजन बॉडीज ये रिजर्व मटीरियल होते हैं इन दी प्रोकैरियोटिक सेल। रिजर्व मटीरियल बोले तो एक सेल है, उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर सामान भरा है। मतलब लेट्स सपोज दिस इज दी सेल, ये है, और इसके अंदर आपका रिजर्व मटीरियल। नाउ वी ऑल नो कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज जस्ट लाइक यूकैरियोट्स। यस और नो? बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन भी यूकैरियोट जैसी होती है, बायलिपिड लेयर जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। डिटेल में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे ये वाली सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म में काउंट नहीं किया जाता। नहीं तो हम कह सकते हैं कि भाई इनके पास मेम्ब्रेन होती है तो ये प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है, दैट मेम्ब्रेन इज नॉट दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। सो देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है कि ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म। ये मेम्ब्रेन तो है तभी तो उसके अंदर सामान भरा जा सकता है, लेकिन क्यों लिखा गया है नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी इसमें ऐसा बायलिपिड लेयर का मेम्ब्रेन नहीं होता। इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? सो ये जैसे बेटा साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स जो हमने पढ़ा था, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स जो हमने वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स पढ़ा था, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ग्लास वैक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ रखा है गैस वैक्यूल्स, ये बॉयंसी प्रोवाइड करने में मदद करता है, इसमें गैसेस हैं। ये बच्चे क्या करता है, ये यहाँ पे ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर दी इंक्लूजन बॉडीज। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं यूकैरियोट के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर। लेकिन यूकैरियोट की एक चीज पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट सेल मेम्ब्रेन इज कॉमन इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। चाहे मैं प्लांट सेल की बात करूं, आपकी एनिमल सेल की बात करूं, फंजाई की सेल की बात करूं, किसी बैक्टीरिया के सेल की बात करूं, सभी के अंदर बेटा सेल मेम्ब्रेन कॉमन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है। ये बेटा इसकी डिटेल जो इसका स्ट्रक्चर है, ये डिटेल स्ट्रक्चर 1972 में दिया गया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुके थे, और उस माइक्रोस्कोप की मदद से हम इजीली डिटेल स्ट्रक्चर सबका पता कर पा रहे थे। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा गया एंड दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय सिंगर एंड निकलसन। तो सिंगर एंड निकलसन इन 1972 इन्होंने बेटा सेल मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया। ये इसको कहते हैं द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड इट इज क्वासी फ्लूइड। अब देखिए इसका मतलब क्या है, क्यों आखिरकार ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और ये क्वासी फ्लूइड मॉडल है। देखा गया बेटा कि एक मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स और प्रोटीन की मदद से यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन बनता है लाइक दिस। तो ये क्या है, दीज आर दी लिपिड्स। कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, अभी बनाऊंगी मैं। अब देखिए बेटा, इसमें लिपिड्स होते हैं, देयर आर सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं। सो अगर मैं एक लिपिड की बात करती हूं, सो बायलिपिड लेयर बेटा ये दो लिपिड की लेयर है। दिस इज अ बायलिपिड लेयर। इस बायलिपिड लेयर यानी दो लिपिड, एक लिपिड की अगर मैं बात करूंगी तो इट इज समथिंग लाइक दिस, जहां पे दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड,
यानी पोलर यानी वाटर लविंग। देखिए आपने क्या पढ़ा छोटी क्लास की केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, तो ये वाटर लिविंग होते हैं, तो ये पोलर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को इजीली अंदर बाहर जाने दे सकते हैं। सो ये बेटा जो इसका हेड होता है दैट इज द पोलर हेड। और अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी इसकी टेल की, सो दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन जो आपका हाइड्रोफोबिक होता है एंड नॉन पोलर होती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनदर थिंग दैट इज द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये कैसे एक्सट्रैक्ट किए जा सके। सो डिपेंडिंग अपॉन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन बोले तो इसको निकाला जाए, तो एक प्रोटीन तो ऊपर ऊपर से पड़े हैं, तो ये मेरे हो गए एक पेरिफेरल प्रोटीन, इजीली इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एक बेटा हो गया ये इंटीग्रल प्रोटीन्स जो डिटर्जेंट वगैरह की मदद से अंदर से इनके अंदर से उखाड़ करके निकालना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे जैसे आप 11th में प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, आप ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि एक सेल मेम्ब्रेन से बहुत सारी चीजें अंदर बाहर जाती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, वो सभी प्रोटीन्स बेटा यही इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। इनको कभी कभी अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए, कहीं पे भी आप चैनल प्रोटीन देखते हो, पोरेंस देखते हो, कहीं पे भी आप पंप प्रोटीन्स देखते हो, कहीं पे भी आप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स देखते हो, वो यही इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है। डिपेंडिंग अपॉन ये काम क्या कर रहे हैं, इनको नाम अलग अलग दे दिया जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से गड़े हुए हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसीलिए इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कह देते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। चलिए उसके अलावा बेटा इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो दे हैव अ बाइलिपिड लेयर, देन इनके पास प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन ज्यादा होते हैं। एक आरबीसी के सेल में देखा गया देयर आर 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड, तो यानी अब इसके अलावा भी कुछ और है 8% के आसपास, तो वो क्या क्या हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट फैटी स्ट्रक्चर, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन में और प्रेजेंट हो सकती है। सो ये मेडल में जो मॉडल है ये पहले तो देखा गया था इसका डिटेल स्ट्रक्चर 1950 में, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया प्रॉपर्ली 1972 में सिंगर एंड निकल्सन ने। अब इन्होंने ये क्यों चीज बोली कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये तो डिटेल स्ट्रक्चर पता लग गया, लेकिन इसको एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला गया, क्योंकि बेटा ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये फ्लूइडिटी दिखाते हैं। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फ्लूइडिटी, ये प्रोटीन इन मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं लाइक दिस। ये मेम्ब्रेन बेटा एक क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, यानी ये पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं है, पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। सेल मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल और उसकी एक क्वालिटी होती है दैट इज फ्लूइडिटी। दिस फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी of proteins to move across the lipid layer, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, दीज आर दी प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये बेटा पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ये कुछ कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ये यहाँ पे देखो इसका ये लिपिड, ये इस तरीके से हेड और ये टेल, ये हेड और ये टेल। नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू दिस कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ ये सभी आपने पहले भी रिवाइज की है,
तो आज की क्लास में हमने बेसिकली वो देख रहे हैं जो हम ऑलरेडी कुछ चीजें पहले पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, बट वी हैव टू रिलेट और सारी चीजों को इकट्ठा करना होगा। सो अभी हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे। सो देखिए बेटा, सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम एक और ये भी है कि इंटरैक्ट करते हैं विद द आउटसाइड सराउंडिंग्स। इसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ये बाहर की सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया तो WBC जाता है और वो उसको खा जाता है, तो वो कुछ तरीके से तो उसको पहचानता होगा, कुछ तो सेल मेम्ब्रेन से वो इंटरैक्ट करता होगा। तो यहाँ पे बेटा इंटरैक्शन करते हैं ये विद द सराउंडिंग ऑल्सो एंड विद द अदर सेल्स ऑल्सो। सो इंटरैक्शन विद द आउटसाइड सराउंडिंग्स एंड विद अदर सेल्स। दूसरा बेटा, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब मैं कहती हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो बेटा ये लिक्विड को अलाउ करता है, लेकिन ये जो सल्यूट होता है उसको अलाउ नहीं करता। अब अगर मैं यहां पे कहूंगी सिलेक्टिवली परमिएबल, तो यानी कि सल्यूट मेरे कुछ ही सल्यूट इसके अक्रॉस मूव कर पाएंगे। तो सेमी फ्लूइड जो मतलब लेट्स सपोज अगर मेरी कोई सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉन कोई चीजें जा सकती हैं, बट सल्यूट जो अगर देखो सेमी परमिएबल मतलब लिक्विड कैन गो एंड सल्यूट कैन गो, बट जब मैं सिलेक्टिवली परमिएबल कहती हूं तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है, या मैं इसको ऐसे लिखती हूं, रुको, सल्यूट नहीं जा सकते, ओनली सम। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहीं कहीं पे आप सिलेक्टिवली परमिएबल देखते हो तो आपको उन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ सिलेक्टिवली परमिएबल जो कि होती है अपनी सेल मेम्ब्रेन, तो ये बेटा अलाउ करती है ओनली selective substances to move in and out of the cell. Now, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि कैसे ये मूव करने में मदद करेगा। सो नाउ यहाँ पे जो मूव कर रहा है उसके अक्रॉस जो चीजें मूव कर रही है, अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है डिफ्यूजन और एक आता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कैसे सेल से रिलेटेड है, अब इसको समझेंगे। पहले बेटा यहाँ पे हम समझेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चे? पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये पार्टिकल सॉलिड्स भी हो सकते हैं, विच इज वेरी रेयर। ये मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगी, यहां पे मत लिखिए रेयर यहां पे मत लिखो। एक्चुअली डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर रेयर होती है, सॉलिड की डिफ्यूजन हो सकती है, तो यहां पे लिखेंगे सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। अब एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो तुम लोग स्कूल से आए और स्कूल में आज तुम्हारा मूड बहुत खराब हुआ, बहुत दिन गंदा हुआ, लेकिन जैसे ही मान लो तुमने खटखटाया और मम्मी ने गेट खोला और तुम्हें बहुत तेजी से खुशबू आ रही है कि मम्मी ने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तो बना तो किचन में है, तो तुमको खुशबू क्यों आई? क्योंकि वो सारी जो गैस के अरोमा के पार्टिकल्स थे वो उस ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह में आ गया। पार्टिकल्स बेटा जहां पे ज्यादा होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं उस जगह पे जहां पे कम होंगे। सेम गोज फॉर लिक्विड ऑल्सो। अगर मैंने इस पानी में एक रेड कलर की इंक ड्रॉप डाली तो ये इंक ड्रॉप धीरे धीरे पूरे पानी को लाल बना देगी, तो वो बेटा डिफ्यूजन हो रहा है। ये चाहे गैसेस का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे सॉलिड्स का हो। यहां पे बेटा जब भी मैं बात करती हूं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज अ डिफ्यूजन। देन व्हाट इज अ ऑस्मोसिस? बेटा ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस का मतलब डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पानी की मूवमेंट होती है या कोई भी सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, किसी भी लिक्विड की मूवमेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस
उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। सो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देती हूं, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसकी डिटेल जो इसकी डेफिनेशन है, दैट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट across cell membrane from lower solute concentration to higher solute concentration। देखिए बेटा, मैंने यहां पे ये नहीं लिखा कि ये लोअर से हायर जाता है, भाई डिफ्यूजन में चीजें हायर टू लोअर ही मूव करती है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं। सो देखिए बेटा, एग्जाम्पल जैसे कि एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है ऑफ गैसेस, कि जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में ज्यादा होता है। ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है, तो एल्वियोलाई में क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन है, ब्लड में कम है, तो वो उधर चली जाती है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और लंग्स में कम होता है, तो वो लंग्स में आ जाती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। सो ये जो ब्रीदिंग में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसीजर होता है, ये बेटा आपका डिफ्यूजन है, मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग हो रहा है, गैसेस की मूवमेंट हो रही है, सिंपल। ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, अब आप इसको डिफ्यूजन भी कह सकते हो, लेकिन अगर शॉर्ट तौर पे एग्जाम्पल दूं, that is root absorb water। यहां पे हम लिक्विड की बात करते हैं, यहां पे गैसेस की बात कर लो, लिक्विड की कर लो, कुछ भी, आप उसको डिफ्यूजन भी कह दो, आप उसको ऑस्मोसिस भी कह दो, लेकिन ये मेरा ऑस्मोसिस नहीं है, ये मेरा डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस में मैं लिक्विड की मूवमेंट की बात कर रही होती हूँ। अब जड़ें जब पानी को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, तो वो ऑस्मोसिस से हो रहा है। ज्यादा पानी सॉइल में है तो हमने ले लिया, और प्लांट में कम है तो वो इजीली अंदर आ गया, तो यहां पे ये ऑस्मोसिस हो रही है फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। नाउ द पॉइंट इज कि मैंने यहाँ पे लोअर टू हायर क्या लिखा है। सो देखिए बेटा, ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये आपके सल्यूट है, ठीक है, और यहां पे सॉल्वेंट है, जैसे मान लो चीनी का पानी, पानी इज द सॉल्वेंट और जो उसमें घुला हुआ है दैट इज द सल्यूट। अगर आप कम मीठा होगा तो उसमें पानी ज्यादा है, सल्यूट कम है। अगर आपको वो पानी बहुत मीठा लग रहा है तो यानी अब उसमें वाटर के पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं और आप सल्यूट को बढ़ाते जा रहे हो। सो जब आपके पास ऑटोमेटिकली सल्यूट ज्यादा होगा तो ऐसा बेटा जो सोल्यूशन होता है वो आपका डाइल्यूट नहीं, सॉरी, कंसंट्रेटेड होता है। और मैं कह सकती हूं वहां पे जो मेरा सॉल्वेंट है वो कम है बेटा, यस और नो। अगर मेरा सॉल्वेंट ज्यादा है तो मेरा सल्यूट कम होगा, अगर मेरा सॉल्वेंट कम है, मतलब अच्छा दोनों ज्यादा लिख दिया मैंने, तो मान लीजिए अगर मेरा सल्यूट ज्यादा है, चीनी बहुत है, तो मेरा पानी की मात्रा वहां पे कम है, तो आप और पानी मिलाओगे और उसको ठीक करोगे। सो जब जब मेरा सल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है तो सल्यूट कम है। यहाँ पे बेटा क्या बोला मैंने, सॉल्वेंट की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर, यानी सॉल्वेंट जहां पे ज्यादा होगा वो कम वाली जगह पे मूव करेगा। या आप इसको ऐसा लिख दो कि लोअर सॉल्यूट टू हायर सॉल्यूट, ऑटोमेटिकली जहां पे लोअर सॉल्यूट होगा वहां पे ऑब्वियस सी बात है ज्यादा सॉल्वेंट होगा। सो ये मेरा ऑस्मोसिस होता है। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो ऑस्मोसिस का एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो 3 तरीके की टाइप्स आप दिखा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सोल्यूशन कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूं एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो कम है
और जो सल्यूट है वो काफी ज्यादा है। ऐसे केस में जब आप किसी सेल को डालोगे तो हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे एक जार लिया, उसमें हमने नमक का पानी डाल दिया, मान लो उसमें बहुत ज्यादा सल्यूट है, ठीक है, बहुत ज्यादा सल्यूट है। और ऐसे केस में मैं अगर किसी सेल को डालती हूं तो सेल है, सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होगा बच्चे ना, क्योंकि बाहर सल्यूट ज्यादा है तो पानी बेटा बाहर से बाहर आ जाएगा, अंदर से बाहर। वाटर की जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ वाटर, दैट इज आउट फ्रॉम दी सेल। क्यों आउट फ्रॉम दी सेल? क्यों? क्योंकि वाटर की मूवमेंट हायर सॉल्यूशन, हायर वाटर से लो वाटर में जाएगी, तो बाहर तो सल्यूट ज्यादा है, यानी बाहर पानी कम है, कंसंट्रेटेड है, और सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो सेल का जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है कि अगर आप किसी फ्रेश वाटर, किसी रिवर की मछली को अगर ओशन में डाल दोगे बेटा तो वो वहां पे मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के सेल्स का सारा पानी बाहर आ जाएगा और उसके सेल्स सिकुड़ जाएंगे एंड द फिश विल डाई ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो ऐसे केस में हम इसको कहते हैं एक्सऑस्मोसिस, और यहां पे बेटा सेल जो है आपका श्रिंक है। दूसरा केस होता है आपका इसका जस्ट अपोजिट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक के अंदर तुम्हारा वाटर या सॉल्वेंट वो ज्यादा होता है और जो तुम्हारा सॉल्यूट है वो कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो ये कुछ ऐसा है, तो मान लो यहाँ पे सॉल्यूट काफी कम है और तुमने बेटा एक सेल डाला और उसमें तुम्हारे पास सॉल्यूट ज्यादा है। अब जैसे कि लेट्स सपोज तुमने सादे पानी में, साफ पानी में बादाम या किशमिश भिगाई है, तो हमने किशमिश भिगाया तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, किशमिश फूल जाती है। क्यों? किशमिश के अंदर बहुत सारी चीजें, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो क्या होगा, पानी तो आपने नॉर्मल लिया तो वो बेटा पानी जो है वो आपका बाहर ज्यादा है, सल्यूट बाहर बहुत कम है, सेल के अंदर सल्यूट ज्यादा है, तो पानी बेटा ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे आ जाएगा, तो वाटर की मूवमेंट यहाँ पे अंदर हो जाती है, इसको कहते हैं एंडोस्मोसिस। वाटर जो मूव है इनसाइड द सेल और जो सेल है आपका वो स्वेल हो जाएगा। लेकिन अगर उसी किशमिश को आप नमक के पानी में भिगाओगे तो वो किशमिश सिकुड़ सकती है। ठीक है, चलिए ये मेरा हुआ एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। तीसरी बेटा चीज होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो बराबर इक्वल है सॉल्यूट के। आप नहीं कह सकते कौन सा ज्यादा है, और आपने जो सेल में डाला उसकी कंसंट्रेशन भी आपकी वैसी ही है, यानी जो भी आपने सेल डाला और जो भी आपने सॉल्यूशन है, आप दोनों की कंसंट्रेशन एक साथ है। तो ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट तो बेटा होती है। मूवमेंट यहाँ पे बाहर की तरफ भी हो रही है और अंदर की तरफ भी हो रही है। सो आपको ऐसे लगता है कि नेट उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, नेट देयर इज नो मूवमेंट, बट एक्चुअली होती है। ये एक इक्विलिब्रियम में होता है, मूवमेंट दोनों तरफ होती है। जैसे तुम आगे पढ़ोगे कि चीनी को अगर तुम पानी में घोलते जाओ, एक समय ऐसा आएगा जब चीनी पानी में नहीं घुलेगी। क्यों? वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बट रिएक्शन बेटा चलता रहता है। अभी भी कुछ कुछ चीनी के क्रिस्टल्स बनते रहते हैं और नए नए क्रिस्टल्स उसमें घुलते रहते हैं। ये जो रिएक्शन दोनों तरफ होता है इसको इक्विलिब्रियम रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे भी जो वाटर की मूवमेंट है वो सेल के अंदर भी हो रही है, सेल के बाहर भी हो रही है, तो ये एक इक्विलिब्रियम का प्रोसेस चलता रहता है। सो कुल मिलाकर के अब मैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात कर रही थी, तो एक सेल मेम्ब्रेन बेटा सेमी परमिएबल होता है, ये चीजों को अलाउ करता है टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट इज बाय डिफ्यूजन एंड बाय ऑस्मोसिस। अब सबसे पहले यहाँ पे ये जो मैं पढ़ा मैंने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दिस इज अ पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे अक्रॉस द ग्रेडियंट हो रहा है। दोनों चीजें जो मैंने यहाँ पे पढ़ी वो ग्रेडियंट के अक्रॉस हो रहा है, ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे चीजें जा रही हैं। सो यहाँ पे कोई भी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देयर विल बी नो एटीपी रिक्वायर्ड। दूसरा तरीका बेटा ऐसा होता है,
अब मान लो मेरे पास यहाँ पे ये पार्टिकल्स ज्यादा है, यहाँ पे पार्टिकल्स कम है, तो ऑब्वियसली मूवमेंट कैसी होगी भाई, यहां से कैसी मूवमेंट होनी चाहिए, पैसिव मूवमेंट होनी चाहिए। व्हाई? क्योंकि देयर इज अ ग्रेडियंट, यहाँ पे एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या है, डिफरेंस, कंसेंट्रेशन का डिफरेंस है, बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। क्या यहाँ पे कोई एटीपी खर्च होगी? कोई एटीपी खर्च नहीं होगी। अब लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो पार्टिकल्स इसको तो पास कर सकती हैं, ये पार्टिकल्स पास कर सकते हैं पोलर रीजन को, बट नॉट नॉन पोलर। भाई अंदर का नॉन पोलर पार्ट भी तो है, उसको कैसे पास करेगा? पोलर नॉन पोलर को तो पास नहीं करेगा। तो इसी चीज में मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये कभी कभी कैरियर प्रोटीन्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ये बेटा क्या हुआ, यहाँ पे आया, इसके साथ लगा और इसने उसको यहाँ पे छोड़ दिया। सो दीज आर दी कैरियर प्रोटीन्स, जो बच्चे यहाँ पे मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मूवमेंट में इन प्रोटीन्स की जरूरत हो रही है, इसको मैं कहती हूं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। बट क्या ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है? नो। इस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर में ही हो रही है, इसीलिए बेटा ये पैसिव मूवमेंट ही कहलाती है। नाउ ये कुछ ऐसा है, ये इसने इसको लिया और अंदर की तरफ छोड़ दिया। दूसरी चीज बेटा होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे अभी तक जो हमने किया, तो जैसे हमने पैसिव डिफ्यूजन किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे क्या है, फैसिलिटेड, ये भी क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये दोनों ही बेटा पैसिव है, यहाँ पे देयर इज नो एटीपी, और इसको हम डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं। अब बताती हूं क्यों। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब मान लो ये कुछ ऐसी बात है, मान लो तुम किसी पार्टी में गए हो, और गए क्या हो, तुम्हें किसी पार्टी में जाना है। अब तुम्हारे पास 3 कंडीशन है, बेइंतहा तुम्हें उस पार्टी में जाना है, वहां पे कोई तुम्हारी दोस्त आई है और तुमको उससे मिलने का मौका है। अब तुम उस पार्टी में जाना चाहते हो, तुम्हारे पास पहला रीजन, पहला कारण या बोल सको पहली अपॉर्चुनिटी जाने की ये होगी कि तुमको बुलाया गया है, तो बढ़िया जाओ यार, बातचीत आगे बढ़ाओ, चले जाओ उस पार्टी में। दूसरा ये हो सकता है कि तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं आया, तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त अपने साथ लेकर के चले जाए। तो पहली कंडीशन में तुमने क्या किया, तुम चले गए आराम से, तुम पे बढ़िया तरीके से जा रहे हो, कोई एक्स्ट्रा पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट वेंट देयर। दूसरी कंडीशन में तुम्हें मदद की जरूरत मिली, तो तुमने अपने दोस्त का यूज किया, दैट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तीसरा तरीका है कि अब क्या करें, जाना तो है, ना कोई दोस्त है ना कुछ है, कैसे जाए उस पार्टी में, तुमने गार्ड को रिश्वत दे दी, कोई जुगाड़ शुगाड़ लगाया, और तब जाकर के तुम बेटा अंदर जाके पहुंचे। सो ये तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा देयर इज नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता। कम पार्टिकल, ज्यादा पार्टिकल जगह में चाहिए भाई प्लांट को या एनिमल सेल को, तो चाहिए भाई, इसका मतलब थोड़ी है बाहर कम है तो हमें नहीं मिलेगा, भाई चाहिए ज्यादा। तो बच्चे यहाँ पे एटीपी का खर्चा करना पड़ेगा, और ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये कुछ ऐसा है, चढ़ाई को चढ़ने में तो नहीं जान निकल जाती है, उतरने में बड़े मजे आते हैं, आराम से उतर जाते हो। सो ये चीजें जहां पे एटीपी खर्च नहीं करते, दीज आर डाउनहिल मूवमेंट, और ये बेटा अपहिल मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, चलिए अब मैं अगर आपको एक बात कहना चाहती हूं कि बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहां पे अब आपके प्रोटीन्स हैं, आपको कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है कि भाई अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत है। तो वहां पे क्योंकि वो कैरियर प्रोटीन यूज कर रहे हैं एटीपी, तो बेटा हम उसको पंप प्रोटीन कहते हैं, तो उसको हम पंप कह देते हैं। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे अब हम इधर आएंगे फंक्शन में। तो हमने क्या पढ़ा कि ये सेमी परमियल है, सेलेक्टिवली परमियल मूवमेंट में मदद करता है। तीसरी चीज बेटा सेल ग्रोथ,
ऑब्वियसली सेल ग्रो करेगा, सेल मेम्ब्रेन में मदद करती है। फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस, अब ये हम आगे देखेंगे जब हम सेल वॉल पढ़ेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक सेल है, ये दो सेल है, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो ऐसे यहां पे ज्वाइन करेगी और ये बेटा यहां पे मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, ये आराम से यहां पे मूवमेंट हो गई। दिस थिंग, ये इसका सेल वॉल है, मान लीजिए दो प्लांट के सेल है, सो दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और ये बेटा ये जहां से जा पा रहा है इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो दिस प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइंड बाय सेल मेम्ब्रेन। भाई इसकी बाउंड्री तो सेल मेम्ब्रेन ही ना, सेल वॉल तो वहां पे है ही नहीं, तो ये ऐसे इंटरसेलुलर जंक्शंस भी बनाती है। और ये बच्चे मैं बात कर रही हूं प्लांट सेल्स की। चलिए, दूसरा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेल्स कुछ कुछ एब्जॉर्ब भी करते हैं, कुछ कुछ सिक्रीट भी करते हैं। एंड द लास्ट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब इसको देखिए बेटा, इसका सिंपल सा एग्जांपल वो है जो आप लोगों ने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था ना, अमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अमीबा क्या करता है, जब भी कोई खाने को देखता है तो अपनी सूडोपोडिया को फैला करके फूड वैक्यूल में उसको अंदर समा लेता है। तो ये क्या होता है बच्चे, उसने अंदर एक फूड वैक्यूल बनाया, उसने वो खाने को अपने अंदर डाला। तो व्हाट हैपन इज कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, ये अनगल्फ करती है। अगर ये फूड पार्टिकल को एनगल्फ करती है तो इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और अगर ये लिक्विड को एनगल्फ करती है तो इसको कह देते हैं पिनोसाइटोसिस। फूड को एनगल्फ करना यहां पे बेटा, या लिक्विड को एनगल्फ करना, क्योंकि ये सेल के अंदर जा रहा है, दिस इज एंडोसाइटोसिस। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो WBCs जो होते हैं वो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक अमीबा की, तो वो भी बेटा यहाँ पे इस तरीके से खाना खाता है। सिमिलरली अगर बाहर जा रहा है, सो ये यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, और इसको ईफाजी भी कह देते हैं। सो एक तरीके से दैट इज ईटिंग बाय द सेल, दैट इज ड्रिंकिंग, दैट इज वॉमिट बाय द सेल। ठीक है, चलो अब देखिए बेटा, क्या मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या प्लांट सेल ऐसा कर सकते हैं, बैक्टीरिया ऐसा कर सकते हैं, क्या फंजा ऐसा कर सकते हैं? नो, ये जो बेटा फंक्शन है दीज आर ओनली परफॉर्म बाय एनिमल सेल्स। क्यों? बिकॉज इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती और सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, तो ये बेटा इजीली ड्यू टू दैट फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी वजह से ये फंक्शन परफॉर्म हो पाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी। एक और चीज बेटा मैं आपको बताती हूँ। अब मान लीजिए कि रेड ब्लड सेल्स, हमने यहाँ पे एंडोसाइटोसिस, हाइपोसाइटोसिस, हमने यहाँ पे एक्सो ये पढ़ा। अब यहाँ पे मान लो ऐसा है कि अगर मैं एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालूंगी तो सेल मेरा सारा पानी ऐसे बाहर आ जाएगा, तो बिल्कुल सूख जाता है। लेकिन सेल वॉल अगर प्रेजेंट होता है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसको देता है, केवल सेल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम दी सेल जाता है, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। अगर मैं हाइपोटोनिक में डाल दूं, मान लो प्लांट सेल को तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर मैं किसी एनिमल सेल को डालती हूँ क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो वो फट जाता है। ये चीजें मैं आपको सेल वॉल में पढ़ाऊंगी। सो नाउ नेक्स्ट क्लासेस में हम यहाँ पे सेल वॉल पढ़ेंगे एंड हम यहाँ पे करेंगे बेटा the endomembrane system, so that we will discuss in the next class. आज के लिए इतना ही, so मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, so bye bye and thank you.